मैं 15 बरस की नादान लड़की, ज़माने की ऊंच नीच से नावाकिफ थी। दुनिया को अपनी सादा और मासूम जज्बात की नज़र से देखती। तब ये दुनिया मुझको बड़ी भली लगती। अगरचे गुर्बत के मनहूस साए हर दम मेरी माँ के दिल में अंधेरा ढाए रहते थे, फिर भी मैंने कभी जिंदगी को बहुत ज्यादा तल्ख और नाकाबिले बर्दाश्त महसूस न किया। रुकी सूखी जूं तो मिल जाती, अभी आरजू की दुनिया में हलचल न मची थी, ना ख्वाहिशों के गुंचों ने आंखें खोलकर दिल में चटकना सीखा था। माँ घरों के काम करती, बाप था ही नहीं। हम 3 बहनें घर में ही मेहनत मशक्कत का काम कर लेती। बड़ी 2 बहनों को कढ़ाई सिलाई अच्छी आती थी। मैं क्योंकि सबसे छोटी थी, इसलिए इस जिम्मेदारी से तकरीबन आज़ाद समझी जाती। मन चाहा तो 2 टांके लगा दिए, वरना नहीं। माँ काम पर जाती, बहनें घर के काम में या फिर कढ़ाई सिलाई में मसरूफ हो जाती। मैं बेकार में इधर उधर खिड़कियों में से सड़क पर झांकती, कभी छत पर चढ़ जाती, हर जगह तन्हाई काटने लगती। दिल कहीं भी न लगता। अम्मा को साथ ले जाने पर भी एतराज था। मेरी ये ख्वाहिश होती कि किसी तरह इनके साथ लगी फिरूं। मुझे दूसरों के घरों से बड़ी दिलचस्पी थी। मजे मजे की बातें सुनने को मिलती, दिल सारा दिन बहला रहता। इसीलिए कभी कभार मौका निकाल कर माँ के साथ चिपक जाती। माँ को बहनों की शादी की बहुत फिक्र थी। उनका अभी तक कहीं भी रिश्ता तय न हो सका था। ये नहीं कि रिश्ते आते नहीं थे, रिश्ते बहुत आते थे, मगर सभी आखिर में मुझको पसंद कर लेते। मैं 2 बहनों से ज्यादा खूबसूरत, सेहतमंद और कम उम्र थी। इसीलिए जो लोग बहनों को देखने आते, मुझे देखकर अपना इरादा बदल देते। जाहिर है अम्मा को बड़ी लड़कियों की फिक्र थी। मेरा रिश्ता कैसे कर देती? वो साफ कह देती कि जब तक मेरी बड़ी लड़कियों के हाथ पीले नहीं हो जाते, छोटी के रिश्ते का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर आने वाले खाली हाथ लौट जाते। एक रोज अम्मी ने मुझे समझाया, देखो हमेरा, जब तुम्हारी बड़ी बहनों के रिश्ते के लिए लोग आए तो तुम सामने मत आना। जब तक दोनों के रिश्ते तय न हो जाएं, तुम्हारा सामने आना ठीक नहीं। इस बात को समझकर ध्यान में रख लो। मैं ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई। मेरे सबब से उनके रिश्ते न हो सकते थे। मैं खुद को अपनी बहनों की खुशियों का कातिल समझने लगी। एहसास जुर्म में मुब्तला हो गई, यहाँ तक कि मैं अपनी बहनों के सामने आने या इनसे आंख मिलाने से भी हिजाब महसूस करने लगी। एक रोज मेरी बड़ी खाला आई। उस वक्त अम्मी सामने के बंगलों में काम करने के लिए गई हुई थी। खाला कहने लगी, हमेरा, आज तेरी माँ से बहुत जरूरी काम है। क्या ये नहीं हो सकता कि तू माँ को कहीं से बुला के ले आ? मैंने कहा, यह भी कोई बड़ी बात है? माँ सामने के घरों में काम करने गई हैं, अभी जाकर बुला लाती हूँ। मैं दिल ही दिल में सोचे जा रही थी, जरूर खाला मेरी बहनों के लिए रिश्ते की बात करने आई होंगी। इससे जरूरी बात भला और क्या हो सकती है? मैं सबसे पहले मलिक साहब के घर गई, क्योंकि अम्मी पहले वहां जाती थी। इसके बाद दूसरे घर का नंबर आता था। मैंने घंटी बजाई, दरवाजा खुला और मलिक साहब का लड़का अख्तर बाहर निकला। मैंने उसके चेहरे पर एक अजड़ती हुई निगाह डाली। सपाट आवाज में दरियाफ्त किया, क्या मेरी माँ अंदर है? उसने मेरा रास्ता छोड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, वो अंदर है। मैं बिला झिझक अंदर चली गई, क्योंकि मैं अक्सर इनके घर आती थी। मलिक साहब की बीवी अच्छी औरत थी और हम माँ बेटियों से बेहतर सलूक रखती थी। मैं सीधी गुस्लखाने की सिमत गई, जहाँ अम्मी कपड़े धो रही होती थी, मगर इस वक्त गुस्लखाने में नहीं थी। वापस आकर अख्तर से दरियाफ्त किया कि घर में तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। माँ कहाँ है? वो बोला, इधर अंदर कमरे में है। मैं समझी वहां झाड़ू पोंछा कर रही होंगी। मैं बेधड़क कमरे में दाखिल हो गई। जो ही मैं अंदर दाखिल हुई, अख्तर भी वहां आ गया। कमरा खाली था। मैं हैरत से अख्तर की तरफ देखने लगी, फिर समझ गई कि घर खाली है। अख्तर मुझे घेर कर जहाँ लाया है। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझको बाहर जाने दो, वरना इतना शोर मचाऊंगी कि लोग तुमको घर के अंदर आकर पकड़ लेंगे। वो बड़ी डढ़ाई से बोला, इसमें तो तुम्हारी बदनामी होगी, भला मेरा क्या जाएगा? तुम तो ख्वामख्वाह डर रही हो। मुझे जाने दो, खाला इंतजार कर रही होंगी। एक शर्त पर जाने दूंगा। मेरे सर में दर्द हो रहा है, जरा मेरा सर दबा दो। मैं समझ रही थी कि ये शर्त इतनी सादा नहीं है, ताहम क्या चाह रहा था कि मैं उसका सर दबा दूं। शायद इतनी देर में कोई आ जाए और मैं तबाह होने से बच जाऊं। मैंने कहा, अच्छा तुम कुर्सी पर बैठो, मैं दबा देती हूँ, मगर जल्दी मुझको जाने देना। खाला घर पर मेरा और अम्मी का इंतजार कर रही होंगी। अभी मैं बात पूरी न कर पाई कि अख्तर ने मेरी कलाई को मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद क्या हुआ, जाहिर है इसकी वजाहत करना बेकार है।
جو میرے वहम و गुमान में भी ना था। इस तरह और अचानक पेश आ गया कि मुझे सोचने समझने का मौका ही ना मिला और ना ही फरार का कोई रास्ता नजर आया। अब अख्तर मजे से बैठा हंस रहा था और मैं रो रही थी। गम इस कदर था कि कलेजा फट रहा था, मगर इस जालिम को मेरे दुख का जरा एहसास न था। वो तो ऐसे खुश था जैसे उसने कोई दुनिया फतह कर ली हो। जब काफी देर ऐसे ही गुजर गई तो वो बोला, अब खुदा के लिए जाओ, कोई आ जाएगा और तुमको इस हाल में देख लेगा तो क्या सोचेगा। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। जाहिर है ये मेरा घर और मैं इसका मालिक हूँ। तुम ही बेआबरू करके जहां से निकाली जाओगी। तेरी माँ की नौकरी भी जाएगी। या आंसू बहाना छोड़ दो। ये तो बस घड़ी भर के हैं। कल देखना कैसे खुद मुस्कुराती हुई आओगी। मैं उसकी बातों पर दिल ही दिल में बद्दुआ देती रही। उठ के जाना तो मैं चाह रही थी, मगर ऐसा लगता था जैसे किसी ने रूह को जिस्म से जुदा कर लिया हो और अपनी अपनी लाश को खुद उठाए जाना दुश्वार हो। जरा गम कम होता तो उठकर घर जाती। अभी मैं बैठी रो रही थी कि दरवाजा बजने की आवाज आई। वो घबरा गया। जब उसने दरवाजा खोला तो अपने दादा को खड़ा पाया। वो तो लाहौर में थे और अचानक उस वक्त आ गए। उसको आसमान घूमता हुआ महसूस होने लगा। उसकी कोशिश थी कि वो किसी तरह अपने दादा को वहां से सीधे उनके कमरे की जानिब ले जाए, मगर कमरे की जानिब जाते हुए भी राहदारी से गुजरना जरूरी था। जब मेरी सिसकियों की आवाज सुनी तो बजाय अपने कमरे की तरफ जाने के मेरी जानिब चले आए। मेरे सर पर शफकत का हाथ फेरा और रोने का सबब पूछा। मैंने टूटे फूटे लफ्जों और भीगी हुई आवाज के साथ अपने यहाँ आने और माँ को तलाश करने की दास्तान सुनाई। मेरी दास्तान सुनकर उनका चेहरा कई रंग बदल रहा था। उसी वक्त अम्मी और मलिक साहब की बेगम भी आ गई। बेगम साहिबा अम्मी को उस दिन अपने साथ बाजार लेकर चली गईं। उन्होंने अचानक जो फजा को पुरस्कार पाया तो दोनों हैरत से हमें देखने लगी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या ड्रामा हो रहा है। अख्तर डरा सहमा परेशान सर झुकाए खड़ा था। मेरी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। बाल बिखरे हुए और कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और दादा जान गुस्से में खड़े थे। फिर उन्होंने गरज कर बहू से कहा, आज जो तुम्हारे इकलौते लड़के ने इस गरीब बच्ची से सलूक किया है, मैं इसका कसूर कभी माफ नहीं कर सकता। अब तुम खुद इसकी सजा तजवीज करो, वरना मैं इसको ऐसी कड़ी सजा दूंगा कि ये याद करेगा। इस पर अम्मी बोली, बड़े साहब आप अपने पोते को कड़ी सजा ना दें। गलतियां बच्चों से हो जाती हैं। कसूर तो मेरी अपनी लड़की का है। मैंने इसे 1000 बार कहा घर में रहा करे, मेरे पीछे पीछे ना आया करे, फिर भी उसके पांव घर में टिकते नहीं। सजा तो मैं इसे खुद कड़ी दूंगी। मेरी बहन रिश्ता लाने वाली थी बड़ी लड़की के लिए। अब मैं पहले इसकी शादी करके इसको घर से निकालती हूँ ताकि मुझे सुख का सांस मिले। बेटी ज़ैनब, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी बेटी हमारी भी इज्जत है। तुम लोग हमारे घर काम करने आती हो और जब हमारी दहलीज पार करके घर के अंदर आ जाती हो तो तुम लोगों की इज्जत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। इस वक्त तुम घर जाओ, देखो तुम्हारी बहन क्या संदेशा लाई है। अगर वो रिश्ता लाई है और रिश्ता मुनासिब है तो लड़के और उसके खानदान से हमको मिलवाओ और बात पक्की कर दो। साहब, बात पक्की करने के लिए भी सोचना पड़ता है। घर में 2 सेर मिठाई खरीदने को रकम नहीं। रिश्ता अच्छा हुआ भी तो इतनी जल्द बात पक्की क्यों कर होगी, जबकि 2-4 लोगों का मुंह मीठा करने की तौफीक भी नहीं। इसकी तुम फिक्र न करो। घर जाओ और कल आकर तमाम हालात से आगाह करना। अम्मी घर आ गई। खाला ने रिश्ता बताया। बोली, सुई फिर वहीं अटकी हुई है। उनको तुम्हारी बड़ी लड़कियों का नहीं, हमारा का रिश्ता ही चाहिए। और तुम फिर इनकार कर दोगी। नहीं, अब ये ना कहूंगी। बेहतर है पहले इसकी कर दूं। ये अब बड़ी हो गई है। बड़ी वाली मेरी दोनों बेटियां तो फिर भी घर की 4 दीवारी के अंदर ही बैठी रहती हैं, लेकिन इसके पैर एक जगह नहीं टिकते। मुझे इससे ज्यादा खतरे रहने लगा है। खाला बोली, आज तो मैंने इसको तुम्हारी तरफ भेजा था, मगर इसने बहुत देर कर दी। अब इंतजार करके जाने ही वाली थी। अम्मा ने खाला का रिश्ता लाया हुआ कबूल कर लिया। खाला से कहा कि कल लड़के और उसके घर वालों को ले आना। खुशहाल लोग हैं। लड़का भी मैट्रिक पास है, लेकिन तुमको भी थोड़ा सा जहेज का इंतजाम तो करना पड़ेगा। खाला बोली, उसकी फिक्र ना करो, बस कल इन लोगों को ले आना। अगले रोज खाला लड़के वालों को ले आई। लड़का भी आया। वो उनको मलिक साहब की कोठी पर ले गई। बड़े मलिक साहब ने इन लोगों को बहुत इज्जत से बिठाया, खातिर तवाज़ो की
اور شادی کی تاریخ رکھ دی۔ انہوں نے میری شادی اس قدر اچھے طریقے اور دھوم دھام سے کی جیسے میں انہی کی بیٹی تھی۔ جہیز بھی اتنا دیا جیسے کوئی صاحب حیثیت اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ بارات کا کھانا لاجواب تھا۔ اپنے گھر کے آگے شامیانہ لگوایا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے رخصت کیا، جس سے سسرال میں میری عزت دگنی نہیں چگنی ہو گئی۔ ان کے اس عمل نے میری زندگی سنوار دی۔ تب سے اب تک میں اپنے سسرال میں راج کرتی ہوں۔ بڑے ملک صاحب نے رخصتی کے وقت میرے سسر کو کہہ دیا تھا، ہمیرا کو میں نے بیٹی بنایا ہے، اس کو میری بیٹی جیسی ہی سمجھنا، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، یتیم بچی سمجھ کر ہم اس کے وارث موجود ہیں۔ وہ لوگ تو بس ہکا بکا تھے۔ ملک صاحب کے سامنے بھلا ان لوگوں کی دم مارنے کی کیا مجال تھی؟ لوگ امیروں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمیشہ ہی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ ان کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوتا ہے، وہ غریب انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ مگر بڑے ملک صاحب نے مجھے بیٹی کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ بعض اوقات دولت بھی انسان کے دلوں کو نہیں بدلتی بلکہ سونا بنا دیتی ہے۔ جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے اور نیکی کی شمع روشن رہتی ہے، ان کو دنیا کی کوئی شے مغلوب نہیں رکھ سکتی۔ بے شک میں ایک یتیم لڑکی اور ایک غریب بیوہ نوکرانی کی لڑکی تھی، مگر بڑے ملک صاحب نے مجھے بیٹی کا تعارف دے کر زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ میں آج ان کو دعائیں دیتی ہوں، خدا نے میرا نصیب اچھا بنایا کہ شادی کے بعد میرے شوہر نے پڑھائی جاری رکھی، FSC کی، پھر پولیس میں بھرتی ہوئے، ترقی کرتے کرتے انسپیکٹر کے عہدے پر پہنچے۔ میرے گھر خوشحالی آ گئی اور کسی شے کی کمی نہ رہی۔ آج اس روز کو یاد کرتی ہوں جب ملک صاحب کے پوتے نے مجھے ستایا اور رلایا تھا، میرا دل دکھایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دکھے دل کی دعا سنی، مجھے زندگی کی ہر آسائش اور سبھی سکھ دیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔